गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम फिर एक नया वीडियो साइंस सब्जेक्ट लेसन 4 कार्बन तथा उसके यौगिक का लेकर आए हैं। बच्चों इसके पहले दो हमने वीडियो इसी चैप्टर के बनाए हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको कार्बनिक यौगिकों की समजातीय श्रेणी क्या है, उनके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं तथा उनके क्या फंक्शन हैं, तथा कार्बनिक यौगिकों की IUPAC पद्धति के द्वारा नामकरण करके कैसे उनको पहचानेंगे इसके बारे में बताया था। आज हम आपको इस वीडियो में जो इस चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन है, जैसे कि आपके कार्बनिक यौगिकों की कुछ रासायनिक गुण हैं या कुछ विशेष कार्बनिक यौगिक है जिनकी प्रॉपर्टीज अब बनाने की विधि द्वारा आपके कोर्स में है, आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। 10th क्लास, आज कार्बन तथा उसके यौगिक में जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहला गुण बच्चों आता है दहन। ये दहन जो है बर्निंग। तो दहन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होती है। यह कार्बनिक यौगिकों की विशेषता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं और बहुत अधिक ऊष्मा तथा प्रकाश मुक्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया देखिए, कार्बन C+ ऑक्सीजन के संग कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। दूसरा है मीथेन। मीथेन जब ऑक्सीजन के संग चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा हीट और लाइट, वही ऊष्मा और प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। ये मीथेन है, ये ईथेन है। ईथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ये जलता है जब तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है तथा हीट और लाइट इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। इसको कहते हैं ईथेन और ये है मीथेन। बच्चों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे ईथेन, मीथेन, ये जो हैं जब ये जलते हैं तो इनका एक तो सबसे पहले पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन प्रक्रिया के बाद जो हमको ज्वाला प्राप्त होती है, स्वच्छ ज्वाला निकलती है। स्वच्छ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने के उपरांत जो है हमें स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होती है, जबकि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो इनका दहन पूर्ण नहीं होता है। अपूर्ण दहन के कारण जो इनका ज्वाला निकलती है वो अत्यधिक धुएं वाली और पीली ज्वाला निकलती है। इसके बाद बच्चों जल गए, अब ये क्या है? ईंधन। ये ईंधन भी कार्बनिक यौगिकों के ही प्रोडक्ट होते हैं। वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा और प्रकाश के साथ जलते हैं ईंधन कहलाते हैं। ईंधन क्या है? वे सभी कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक जिसमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा और प्रकाश के साथ जलते हैं ईंधन कहलाते हैं। बहुत से उदाहरण है बच्चों, जैसे कोयला है, कोक, चारकोल, LPG, CNG, पेट्रोलियम, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, ये सभी कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं। बच्चों जीवाश्म ईंधन, ये भी एक प्रकार का ईंधन होता है जो लंबे समय पूर्व जो पौधे तथा जंतु धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए और उनके विघटन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम ईंधन, जो ईंधन बनता है उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? वो पौधे और जंतु जो किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप चट्टानों, धरती में चट्टानों के नीचे परत दर परत दबते चले गए, हजारों वर्षों के बाद उनके विघटन के फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन बनकर तैयार होता है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते। जीवाश्म, जो लोग मर गए उनके जो अश्म जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे उन्हीं को हम जीवाश्म कहते हैं।
ये जैसे कोयला पेट्रोलियम है, तो कोयला है, कोयला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर के जटिल मिश्रण के विघटन, ये भी पृथ्वी के नीचे जब इनका लगातार विघटन होता रहता है तो विघटन के द्वारा बनता है। कोयला कैसे बनता है बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर के जटिल मिश्रण के विघटन के फलस्वरूप कोयला बनता है। पेट्रोलियम बच्चों, पेट्रोलियम भी प्रकृति के कुछ स्थानों पर, पेट्रोलियम हर जगह नहीं मिलता है, प्रकृति के कुछ स्थानों में चट्टानों के नीचे मुख्यतः कार्बन 1 से कार्बन 40 तक, ये कार्बन की बहुत बड़ी सीरीज हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया भी था कि कार्बन की बहुत लंबी लंबी जो है श्रृंखलाएं, बहुत लंबी जो है वो बनती हैं चैन। तो C1 से C40 तक के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक गाढ़ा चिपचिपा गहरे रंग का द्रव, यह द्रव क्या होता है बच्चों? अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल और क्रूड ऑयल, क्रूड तेल जो है को हम पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा में पेट्रोलियम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पेट्रा और दूसरा ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो जो तेल हमें चट्टानों के नीचे प्राप्त होता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये पेट्रोलियम जो है ये चूंकि हमें चट्टानों के नीचे प्राप्त होता है और इसके संग हमें कुछ मात्रा में प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है। ये प्राकृतिक गैस बच्चों पृथ्वी के नीचे तैरते हुए पेट्रोलियम के साथ गैस का वायुमंडल, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, पाया जाता है। जहां पेट्रोलियम होता है वहां नेचुरल गैस भी पाई जाती है। और पेट्रोलियम क्या है? क्योंकि पेट्रोलियम के संग प्राकृतिक गैस होता है और पेट्रोलियम जो है कुछ ही स्थानों में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड, द्रव सोना भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी कभी इसके लिए प्रश्न भी आ जाता है और मल्टीपल चॉइस में भी इसको पूछ लेते हैं, द्रव सोना किसे कहते हैं? तो याद रखिए पेट्रोलियम को जो है हम द्रव सोना भी कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम किसी भी राष्ट्र की जो उन्नति है या जो कहते हैं उसकी संपदा, किसी भी राष्ट्र की उन्नति या उसकी संपदा जो है ये पेट्रोलियम की उपस्थिति पर ही निर्भर करती है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, रूस में और वेनेजुएला में पाया जाता है। भारत में बहुत अल्प मात्रा में जो है असम में, राजस्थान में और गुजरात में पाया जाता है। तो बच्चों आपने इसमें देखा दहन के बाद जो है आपको ईंधन मिलता है। ईंधन कई प्रकार के होते हैं, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इसके बाद बच्चों अब ज्वाला क्या होती है? बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पेट्रोलियम भी बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, तो आपका कोई ना कोई पोर्शन इसमें से जरूर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। देखिए बच्चों, इसके पहले जो आप लोगों ने ईंधन विभिन्न प्रकार के पढ़े थे, प्राकृतिक गैस पढ़ी थी, अब ये है ज्वाला। ज्वाला कैसे होती है? आप जब कोई भी पदार्थ जलता है तो ज्वाला निकलती है ना, तो गैसीय पदार्थों के दहन को हम ज्वाला कहते हैं। जब पदार्थ जलता है तो गैस बनती है, उसी गैस से हमको ज्वाला प्राप्त होती है। ये 2 प्रकार की ज्वालाएं होती हैं, जैसे नंबर 1 नीली या अदीप्त ज्वाला। ये जो ज्वाला होती है ये पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन के पूर्ण दहन से बनती है। नीली या अदीप्त ज्वाला पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन के पूर्ण दहन से नीली ज्वाला निकलती है। लेकिन इस ज्वाला में प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, रोशनी नहीं होती है।
जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का जो है दहन होता है, नीली ज्वाला निकलती है, लेकिन उसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा है बच्चों, अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जो ईंधन से का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण जो ज्वाला निकलती है उसको हम पीले रंग का प्रकाश उसमें उत्पन्न होता है। और कार्बन के जल कणों, कार्बन के जो कण होते हैं उसी से उसका निर्माण होता है। और ये जो कार्बन के कण होते हैं ये बिना जले होते हैं और इनमें पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा है बच्चों, मोम जब जलती है, मोमबत्ती जलती है आपके यहाँ, तो उससे जो है वो धुआं निकलता है और वो जहां भी मोमबत्ती उसके ऊपर सब काला काला सा हो जाता है। तो इस प्रकार जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें जो ज्वाला निकलती है उसको हम पीली या दीप्त ज्वाला कहते हैं, दीप्त ज्वाला। तो पहली है नीली या अदीप्त ज्वाला, दूसरी है पीली या दीप्त ज्वाला। ये दीप्त, पीली या दीप्त ज्वाला अपर्याप्त वायु की पूर्ति से ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। क्योंकि इसमें वायु बहुत ज्यादा इसको नहीं मिलती है, तो ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण बिना जले कार्बन कणों का निर्माण होता है जो पीले रंग के प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे मोम के वाष्प का जलना। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आप लोगों ने ईंधन पढ़ लिए। ईंधन जब जलते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होती है। अब बच्चों नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है कार्बनिक यौगिकों का, वो है ऑक्सीकरण। अब बच्चों आपको हम नेक्स्ट ऑक्सीकरण के बारे में बताते हैं। ऑक्सीकरण की जो क्रिया, इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। बच्चों ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन के ग्रहण करने तथा हाइड्रोजन के त्यागने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2OH जिसको हम एथिल अल्कोहल कहते हैं, ये क्षारीय KMnO4 और ऊष्मा की उपस्थिति में एसिटिक एसिड बना लेता है, अर्थात अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। जो ये अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है और ये एसिटिक एसिड हर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की हानि और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरा बच्चों है योगात्मक अभिक्रिया, जैसा कि नाम ही है एडिशन। इसमें वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का बिना अणु त्यागे अन्य से पूर्णतया योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए बच्चों, ये है इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाती है। ये अपना कोई भी अणु त्याग नहीं कर रहा है। निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में एथिलीन जो है ये इथेन CH3CH3 में परिवर्तित हो जाता है। इसका देखिए ये रासायनिक सूत्र CC और कार्बन की 4 संयोजकता, चारों एक जो है संतृप्त हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। पैलेडियम और निकिल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन जैसा कि नाम ही है, एक को हटा के दूसरे का स्थान वो ग्रहण करना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र क्लोरीन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संग जुड़ जाती है तथा एक एक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करती जाती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये अक्रियाशील होते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई क्रिया आसानी से नहीं होती है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो क्लोरीन जो है ये बहुत तीव्र गति से जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़कर जो है
हाइड्रोजन को हटाती जाती है और उनका स्थान ग्रहण करती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मीथेन का एक आपको यहाँ उदाहरण दिखाया है। मीथेन क्लोरीन के संग अभिक्रिया करके CH3Cl मिथाइल अल्कोहल बनाता है और HCl बन जाता है। मिथाइल क्लोराइड बनाता है और HCl बन जाता है। CH3Cl फिर क्लोरीन के संग अभिक्रिया करके CH2Cl2, एक एक हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित होता जाता है और उसकी जगह क्लोरीन बढ़ती जाती है। CH2Cl2 प्लस Cl2, तो यहाँ पर CHCl3 प्लस HCl। इसके बाद बच्चों CHCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ CCl4, चारों हाइड्रोजन जो है और प्लस HCl, चारों हाइड्रोजन एक एक क्लोरीन के द्वारा हटा दिए जाते हैं और उनकी जगह जो है क्लोरीन लेती जाती है। अंत में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है क्लोरीन के द्वारा हटाया जाता है और उसकी जगह क्लोरीन जो है स्थान ग्रहण कर लेती है। इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ये 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए बच्चों, कुछ कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी आपको हम निर्माण की विधि तथा उनकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उनके उपयोग, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले बच्चों एथिल अल्कोहल, जिसको हम IUPAC नाम है एथेनॉल, और जिसका सूत्र है C2H5OH, तथा जिसका रासायनिक सूत्र हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा बना होता है, इसलिए हर कार्बन जो है एक एक एकल बंध के द्वारा हाइड्रोजन के जो है परमाणुओं से और एक में OH परमाणु से जुड़ा रहता है। सबसे पहले इसको बनाने की जो विधि है वो एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड से होती है। बच्चों एथिल ब्रोमाइड जो है C2H5Br हो या C2H5I हो, एथिल ब्रोमाइड हो या एथिल आयोडाइड हो, इसके KOH के जलीय विलयन में से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें C2H5OH और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाता है। दूसरी विधि बच्चों एथिल एसीटेट से इसको बनाते हैं, CH3COOC2H5, ये है एथिल एसीटेट। इसकी जब पानी के संग अभिक्रिया करवाई जाती है किसी भी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो हमको एसिटिक एसिड अलग हो जाता है और एथिल अल्कोहल C2H5OH प्राप्त हो जाता है। तीसरी विधि बच्चों एथिलीन से है। एथिलीन है CH2CH2, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसकी जब एथिलीन की जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये पहले एक अस्थायी कंपाउंड बनता है CH3-CH2HSO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है तो CH3 हो जाता है और बचा HSO4 जो नीचे वाले जो CH2 से जुड़कर CH2HSO4 बना लेता है। अब फिर पानी के संग इसकी अभिक्रिया करवाने पर इस जो है अस्थायी कंपाउंड की, तो फिर यहाँ पर हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है CH3CH2OH और सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये एथिल अल्कोहल बनाने की अभिक्रियाएं हैं। वैसे तो और भी बहुत सी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन हमने आपको प्रमुख 3 अभिक्रियाएं एथिल अल्कोहल बनाने की बता दी हैं। अब बच्चों इसके भौतिक गुण, रूम टेम्परेचर पर जो एथिल अल्कोहल है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है तथा क्वथनांक जो है इसका 351 केल्विन होता है। ये श्रेष्ठ विलायक है। रासायनिक गुण बच्चों इसके जो एथिल अल्कोहल है ये क्षार धातु सोडियम पोटेशियम से जो है अभिक्रिया करके उनके लवण बनाता है। तो एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके C2H5OH ONA बनाता है तथा इसमें हाइड्रोजन जो है ये मुक्त हो जाती है। अमोनिया से जब ये अभिक्रिया करता है तो एथिल अमीन बनाता है और इसमें पानी जो है वो अलग हो जाता है। C2H5OH प्लस NH3 तो हमारा बनता है C2H5NH2 एथिल अमीन प्लस पानी। इस प्रकार से बच्चों अब इसके और रासायनिक
जो है आपको हम गुण बताते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा इसका एसिटिक एसिड से एथिल अल्कोहल जब अभिक्रिया करता है तो एथिल एसीटेट बनाता है। एथिल एसीटेट CH3COOH प्लस C2H5OH H2SO4 की उपस्थिति में CH3COOC2H5 ये है एथिल एसीटेट प्लस पानी बनता है। दूसरा बच्चों है सांद्र सल्फ्यूरिक से अभिक्रिया। जिस प्रकार से आपने देखा था एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, उसी प्रकार सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ये डाई एथिल ईथर बनाता है। C2H5OH प्लस HHSO4, हमने H2SO4 में H2 को H और H लिख दिया, प्लस अब क्या अभिक्रिया होगी बच्चों, C2H5OH HSO4, C2H5HSO4 इससे जुड़ जाएगा। ये जो है आपका अलग हो जाएगा और C2H5HSO4 बन जाएगा। ये C2H5HSO4 जो है ये C2H5OH से फिर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है गर्म करने पर अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर जो है बनाता है और H2SO4 अलग हो जाता है। इसके बाद बच्चों इसके उपयोग क्या है? एथिल अल्कोहल का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। एक तो कार्बनिक विलायकों के रूप में किया जाता है, नंबर 2 ईथर, क्लोरोफॉर्म, डाइज, सुगंधित पदार्थों का निर्माण भी एथिल अल्कोहल के द्वारा किया जाता है। पावर अल्कोहल बनाने में, पावर अल्कोहल में शुष्क एथिल अल्कोहल का कुछ प्रतिशत और पेट्रोल का मिश्रण, इन दोनों को मिलाकर पावर अल्कोहल बनाया जाता है, जो ईंधन के रूप में गाड़ियों को चलाने में प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल का प्रयोग नशीले पेय पदार्थ जो हम लोग पीते हैं, स्प्रिट है, शराब है, इसके रूप में भी किया जाता है। तथा लैब में बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, लैब में बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस जो होते हैं, जो आप लोग स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं या स्पेसिमेंस जो छोटे छोटे आप लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, उनका जब प्रिजर्वेशन किया जाता है तो लैब में एथिल अल्कोहल का प्रयोग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के परिरक्षण या प्रिजर्वेशन के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम है आपके एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है हम आपको बताएंगे उसकी भी निर्माण की विधि तथा उसकी भौतिक रासायनिक गुण और उसके उपयोग। दूसरा बच्चों कार्बनिक यौगिक है एसिटिक एसिड या जिसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं, CH3COOH, IUPAC नेम है एथेनोइक अम्ल। इसके बनाने की विधि है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को पोटेशियम क्रोमेट और H2SO4 के अम्लीय विलयन में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको CH3CHO मिलता है, एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड ऑक्सीजन के संग अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल बना लेता है। फर्स्ट अभिक्रिया होती है, एसिटल्डिहाइड बनता है CH3CHO, फिर ये ऑक्सीजन, ये भी मध्य अस्थायी अभिक्रिया होती है, अंत में ऑक्सीजन के संग जुड़कर ये एसिटिक एसिड बना लेता है। दूसरा बच्चों मेथिल साइनाइड के, मेथिल साइनाइड CH3CN को जब पानी के साथ और HCl, पानी और HCl से मिला के अभिक्रिया करते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है और अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है। तीसरा बच्चों एसिटामाइड के साथ CH3CONH2, एसिटामाइड का सूत्र CH3CONH2, ये जब NHNO2 के संग अभिक्रिया करता है तो CH3COOH बनता है, N2 बनता है और H2O अलग हो जाता है, तो एसिटिक एसिड बनती है और नाइट्रोजन और पानी जो है ये अलग हो जाता है। अब बच्चों इसके भौतिक गुण क्या है? ये एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव होता है। सिरके की तरह इसमें तीव्र गंध होती है जो एसिटिक एसिड के कारण होती है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये बर्फ की तरह जम जाता है। जल से भारी होता है और जल, अल्कोहल और ईथर में ये घुल जाता है, विलय होता है। अब बच्चों इसके रासायनिक गुण देख लीजिए। क्षार के संग अभिक्रिया करके ये लवण बनाता है।
CH3COOH ये NaOH के संग अभिक्रिया करता है तो CH3COONA सोडियम एसीटेट और पानी अलग हो जाता है। इसी तरह से अमोनिया के संग अभिक्रिया करता है CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट बना लेता है। इसका नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एस्टरीकरण। एस्टरीकरण है अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से इस एस्टर बनते हैं। जब अम्ल और अल्कोहल ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं बच्चों तो एस्टर और जल बनता है। अम्ल क्या है देखिए CH3COOH ये अम्ल है एसिटिक अम्ल और C2H5OH ये अल्कोहल है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो CH3COOC2H5 बन जाता है और पानी जो है ये अलग हो जाता है बच्चों। ये यहाँ से ये इसका ये और आपका ये इधर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये H2O अलग हो जाता है। CH3COOC2H5 इसको एस्टर कहते हैं। मिथाइल एसीटेट ये है इथाइल एसीटेट जो है इसको एस्टर भी कहते हैं। एक है बच्चों स्मित अभिक्रिया। स्मित अभिक्रिया में एसिटिक एसिड हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करके मेथिल अमीन बनाता है CH2NH2 बनाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। बच्चों और भी बहुत से इसके रासायनिक गुण हैं लेकिन हम आपको सब तो नहीं बता सकते तो हमने प्रमुख रासायनिक गुण आपको बता दिए हैं। अब इसके उपयोग क्या है बच्चों? एक तो लैब में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा कृत्रिम सिरका बनाने में, रबड़ के स्कंदन में, सेलुलोज एसीटेट और पॉलीवाइनिल एसीटेट ये कृत्रिम रेशा होता है जिसको बनाने में जो है एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट है साबुन तथा अपमार्जक। यह आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। जो साबुन बनते हैं ये साबुन उच्च आणविक द्रव्यमान वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो है ये साबुन कहलाते हैं। क्या है साबुन कैसे बनते हैं? उच्च आणविक द्रव्यमान वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेल और वसा के तनु NaOH या तनु KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों CH2COOC17S35 के 3 CHCOOC17S35 ये अपनी सुविधा से हमने COO का O इधर लगा दिया ताकि अभिक्रिया में आसानी हो जाती है। फिर CH2OCOC17S35 जब ये अभिक्रिया करते हैं बच्चों तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के संग हमारा CH2OH, CHOH और CH2OH ये अलग हो जाता है और क्या बचता है 3C17H35COONA। ये एक साबुन है जिसको हम सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम स्टीयरेट। और ये है स्टीयरिन, ये हाई कार्बन मॉलिक्यूल है। स्टीयरिन जिसको वसा होती है तो वसा का सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग अभिक्रिया कराने पर या हम सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं कि अभिक्रिया कराने पर ग्लिसरॉल बनता है जो बाय प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाता है और सोडियम स्टीयरेट साबुन हमको प्राप्त होता है जिसका सूत्र है C17H35COONA। इस साबुन के 2 भाग होते हैं बच्चों। जो हमारा हाइड्रोकार्बन वाला C17H35 होता है ये जल विरोधी या वसा स्नेही भाग कहलाता है और दूसरा COONA ये ऋणायक भाग है और ये जल स्नेही या वसा विरोधी होता था। जब साबुन जल के संग अभिक्रिया करता है तो इसके इसी गुण के कारण जो है कपड़े साफ होते हैं और इसके इसी गुण के कारण मिशेल नामक संरचना बनती है। इस मिशेल नामक संरचना में धूल मिट्टी आदि के कण जो है ये घुल जाते हैं और केंद्र पर जाकर जो है वो जमा हो जाते हैं और उसके बाद ये जो धनायन होते हैं जो जल स्नेही है ये पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं जिससे पानी जो है उस कपड़े में आसानी से फैल जाता है और मैल आदि को अवशोषित करके
पानी की धार के द्वारा कपड़े से बाहर निकाल देता है। इस अभिक्रिया को हम साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया या मिशेल अभिक्रिया भी कहते हैं। मिशेल क्या है? ये एक संरचना बनती है जिसमें जो जल विरोधी और जल स्नेही साबुन के जो हमारे कण डिवाइड हो जाते हैं वो कार्य करते हैं। जल विरोधी जो होते हैं ये केंद्र की ओर तेल की बूंदों आदि को जो है एकत्रित करके तेल और मैल के कणों को अपने में घोल लेते हैं और सेंटर पर चले जाते हैं। जब कपड़ा हम रगड़ते हैं तो जल विरोधी साबुन के कण ये जल विरोधी हैं, ये केंद्र की ओर एकत्रित होकर मिशेल नामक संरचना बनाते हैं, जो इसको हम इमल्शन भी कहते हैं। जो मिशेल नामक संरचना होती है उसको बच्चों इमल्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें साबुन के जल विरोधी कण भी होते हैं प्लस धूल और मैल के कण भी होते हैं, तो ये मिलकर एक इमल्शन बना ले। इमल्शन एक घोल होता है जिसमें कई तरह की चीजें मिली होती हैं। तो जल विरोधी कण, सोडियम स्टीरेट में जल विरोधी कण जो ये हाइड्रोकार्बन इसके हैं, प्लस धूल और मैल के कण, ये सब मिलकर और तेल के ये सब मिलकर सेंटर पर चले जाते हैं। और जल स्नेही क्या करता है? जल स्नेही जो ये ऋणात्मक आयन होता है ये जल के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे ये जो कपड़े पर ये विलयन आसानी से फैल जाता है और फैलकर मैल को अवशोषित कर लेता है और पानी की धार के द्वारा जो है कपड़े से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से जो है जो अभिक्रिया होती है उसको मिशेल अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और 2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर इसको पूछ लिया जाता है, मिशेल संरचना क्या होती है तथा कैसे बनती है। तो आपको साबुन का कैसे निर्माण किया जाता है। अब दूसरा बच्चों है डिटर्जेंट या अपमार्जक। ये भी एक प्रकार के साबुन होते हैं, लेकिन ये मृदु साबुन होते हैं और इनमें जो है चूंकि हम कठोर साबुन में पानी का प्रयोग नहीं करते, तो डिटर्जेंट आदि का प्रयोग जो है ये मृदु साबुन में किया जाता है। जो अपमार्जक होते हैं बच्चों, इनमें जो कठोर जल होता है वो हमेशा अपमार्जक के संग अभिक्रिया करके और गंदगी को बाहर निकाल देता है, जबकि मृदु जल जो है अपमार्जक के संग नहीं प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि वो गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाता है। इस पर बच्चों आपका ये चैप्टर जो है ये खत्म हो गया। इसके 3 वीडियो बने हैं, बहुत बड़ा चैप्टर था। हमने काफ़ी कुछ आपका इस चैप्टर में कवर कर लिया है। आप लोग देख लीजिएगा, आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको सभी इसमें बता दी हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, लेकिन इस तीनों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो कार्बनिक रसायन का 4th चैप्टर 10th क्लास का विज्ञान का, आप बहुत कुछ बच्चों इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने काफ़ी कुछ जो इम्पोर्टेंट था, लगभग सभी टॉपिक्स हमने आपके इसमें जो इन 3 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अपने साथियों को बताइएगा, हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बच्चों, क्योंकि हमको बहुत लंबा अनुभव है आप बच्चों को पढ़ाने का। तो उसी हिसाब से, उसी तरीके से जैसे हमने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है, उसी तरह हम आपको इस ऑनलाइन YouTube के माध्यम से वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। आप सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़िए, अपने साथियों को भी दिखाइए, और कहीं आपको कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा बच्चों आपको। हमने बहुत ही सरल भाषा में हर चीज़ को अलग अलग करके हमने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।